हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आइए अब हम मौलिक अधिकार के एक अगली टॉपिक को देखते हैं। और वो टॉपिक कौन सी है? वो टॉपिक क्या वो एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है मूल अधिकारों के संदर्भ में। अभी आप ये देखा कि मूल अधिकार के वैश्विक रूप से कितने प्रकार होते हैं, उन सारे प्रकारों के बारे में मैंने चर्चा किया। लेकिन फंडामेंटल राइट में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो हमारे लिए उतना जानना तो एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक नहीं है, किंतु हम एक सामाजिक और जिज्ञासु प्राणी हैं, इसलिए हमारा ये एक कर्तव्य भी बन जाता है कि किसी चीज़ के बारे में अगर हम डीपली ना जानें तो थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे जानना चाहिए। ठीक है, तो उसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सारांश में चर्चा करूँगा और ये वीडियो बहुत संक्षेप में होने वाला है। आइए अब हम चर्चा करते हैं संवैधानिक उपचारों के बाद अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35। जी हाँ, 33, 34 और 35 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इस चीज़ में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्र, अब जो FR का अगला अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 33, 34 और अनुच्छेद नंबर 35 है। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35 है। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 33 और 34 और 35 ये बताता है कि FR किसके लिए निषेध है, 33 और या कब निषेध हो जाता है, इसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा होती है। कब निषेध हो जाता है, इसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा होती है 33, 34 में। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 33 में ये कहा गया है कि FR जो सैनिक और अर्धसैनिक बल होते हैं, सैनिक और अर्धसैनिक बल होते हैं उनके लिए जो FR है वो क्या है, FR प्रतिबंधित है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग अनुच्छेद नंबर 32 का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब ये सैनिक और अर्धसैनिक बल के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसकी तरह? एक सामान्य सिविल नागरिक की तरह, एक सामान्य सिविल नागरिक की तरह। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद नंबर सैनिक बल और अर्धसैनिक के बल में बात करता है जो जिनके लिए FR प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर मित्र? अनुच्छेद नंबर 34 क्या है? अनुच्छेद नंबर 34 कोर्ट ऑफ मार्शल की बात करता है। अब ये क्या है? कोर्ट ऑफ मार्शल। देखिए मित्र, कोर्ट ऑफ जो मार्शल है ये विशेष परिस्थिति में लागू किया जाता है। विशेष परिस्थिति में, जी हाँ, विशेष परिस्थिति में लागू किया जाता है। ठीक है, लागू किया जाता है। खास तौर जो इलाका कहीं न कहीं देश की एकता एवं अखंडता के लिए, देश की एकता एवं अखंडता के लिए संवेदनशील का मतलब कहीं न कहीं वहाँ पर अपराधी जैसी गतिविधियाँ या आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ की यदि संभावना हो तो वहाँ पर जो सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं, वहाँ के जो सामान्य सिविल नागरिक हैं, जो सामान्य सिविल नागरिक हैं उनके FR का क्या हो सकता है? उल्लंघन हो सकता है।
उल्लंघन हो सकता है। और ऐसे स्थिति में अनुच्छेद नंबर 32 का उपयोग किया जाना क्या है, प्रतिबंधित है। यानी कि एक तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर वो कार्य सकारात्मक, इनके द्वारा जो सैनिक अर्धसैनिक हैं उनके द्वारा अगर कार्य सकारात्मक दृष्टि से किया गया हो तो अनुच्छेद नंबर 32 का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि वहाँ ये जायज़ है कि FR का उल्लंघन तो हो ही सकता है, लेकिन अगर इनके द्वारा कोई अमानवीय व्यवहार यहाँ के समान सिविल नागरिकों के साथ किया जाता है तो FR का आप क्या कर सकते हो, FR के लिए अनुच्छेद नंबर 32 का आप उपयोग कर सकते हो। यदि वहाँ के समान सिविल नागरिकों का ये आभास हो जाए कि अमानवीय, यानी कि इसका कोर्ट ऑफ मार्शल का हम लोगों पर एक मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया है, ऐसी स्थिति में आप अनुच्छेद नंबर 32 और 226 का क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। क्लियर। वही अनुच्छेद नंबर 32 ये कहता है कि FR के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है या विधि बनाने का जो अधिकार है, ये विधि बनाने का अधिकार किसको है, अधिकार बोलें तो केंद्र सरकार या तो फिर हम बोलें संसद या संघ। तो अधिकार कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है, संसद है, न कि विधानसभा। ठीक है। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है वो संसद का होता है, और एक्चुअली में मूल अधिकारों के प्रतिबंधित के संदर्भ में जो भी हेर फेर करना होता है वो करने का अधिकार किसके पास होता है, संसद का। जैसे अगर अनुच्छेद नंबर 33 और 34 संबंधित किसी भी कार्य का उपयोग करना होगा तो अनुच्छेद नंबर 35 का ही सहारा लेना होगा। अगर अनुच्छेद नंबर 17 और 23 का भी उपयोग करना होगा दंड देने के लिए तो वो किस अनुच्छेद का सहारा लेना होगा, 35 का ही लेना होगा। ठीक है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट के संदर्भ में बदलाव लाना है संसद को तो वह अनुच्छेद नंबर 35 का उपयोग होगा। और अनुच्छेद नंबर 32 तो आप जानते ही हैं किसके संदर्भ में, रिट याचिका के संदर्भ में, और यहाँ पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट में ध्यान रखिएगा ये चीज़ें 35। क्लियर। इस 35 को ही ध्यान में रखकर संसद फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करती है। तो ये वीडियो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं फंडामेंटल राइट के सारे अनुच्छेद लगभग समाप्त हो जाते हैं। जो सारे अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट थे उसको मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया। फंडामेंटल राइट के कुछ और टॉपिक हैं लेकिन वह पीसीएस और आईएएस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको जब हम सिविल पर डिटेल से चर्चा करेंगे वहाँ पर इसकी चर्चा होगी सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरा वीडियो सिविल के प्री एग्ज़ाम के हद तक कुछ से संबंधित है, और स्पेशली जो है वह जो एसएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पेड के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जो टेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो अधीनस्थ परीक्षाएं होती हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर जो नेट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या आप कह सकते हैं लेक्चरर से संबंधित जो जीएस के पोर्शन पूछे जाते हैं, उसका सारा आप लाभ इस वीडियो के माध्यम से उठा सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। हालांकि फंडामेंटल राइट में कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा फिर करेंगे, वो भी बहुत छोटा सा ही वीडियो होगा। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।